नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं और जो भी सवाल अगर आप आज रह जाएगा तो इस वक्त पर ही अगले दिन आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से और भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है हमारे साथ। दोनों ही मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रुपए की, और रुपए की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल सोधानी हैं सिन्हम बैंक इंडिया से। सर, स्वागत है सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर। रुपए सर आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ने वाली है और आने वाले समय में 78 का स्तर भी देखने को मिलेगा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले हाँ, हमने जो क्लोजिंग भी देखी आज रुपए की 77.47, वो काफ़ी बुलिश क्लोजिंग देखी गई है। और अगर अपन इसे दो ब्रेक्स या दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक डोमेस्टिक फैक्टर अगर हम देखें तो अक्टूबर 2021 से लेके अप्रैल एंड 2022 तक कंटिन्यूसली हमने एफआई आउटफ्लो ही देखा है महीने भर महीने। और अगर हम एफएक्स रिजर्व्स की भी बात करें पर्टिकुलरली इन 4 महीनों की, तो हमने $45 बिलियन ऑफ एफएक्स रिजर्व डिप्लीट होते देखा, कम होते देखा। $642 बिलियन से $597 बिलियन की तरफ गया, जहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व के अलावा काफी इंटरवेंशन 76, 80, 77 के आसपास देखा गया था। बट जिस तरह ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जैसे आपने राइटली हेडलाइंस में कहा, डॉलर इंडेक्स नवंबर 2002 की तरफ बढ़ चुका है, 104 को ब्रीच कर चुका है। तो यहाँ पे टेक्निकली डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ सस्टेन करता है तो थोड़ा सा अपर साइड डॉलर इंडेक्स में और जगह है, जिसका मतलब ये है कि रुपये पे थोड़ा और प्रेशर बना रह सकता है। अगर दूसरी बात हम करें ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की, अगर वो $110 पर बैरल के आसपास भी रह रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट नंबर पे इसका काफी महत्वपूर्ण और बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरी बात, चाइनीज युआन की बात करें, कोविड वहां पे अभी भी बढ़ रहा है, 6.79 के आसपास डॉलर सीएनएच पैर गया है, जो भी अच्छा संकेत नहीं है। तो ओवरऑल ब्रेंट देखें, डॉलर इंडेक्स का देखें, एशियन करेंसीज को देखें, तो थोड़ा सा 78 की तरफ झुकाव है, जहां पे और स्पेस है, हम वहां तक जा सकते हैं। अगर एक्सपोर्टर्स की बात करें तो मैं यही सलाह दूंगा एक्सपोर्टर्स के लिए कि स्टैगर्ड मैनर में हेजिंग करें, एक साथ कंप्लीटली हेज ना करें, थोड़ी स्पेस अभी भी बाकी है। रही बात इम्पोर्टर्स की, मेरी सलाह यही होगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक मौका मिला था LIC IPO के फ्लोज और प्लस सर्टन कॉर्पोरेट इनफ्लोज थे, जहां पे हमने 76 लेवल भी पिछले हफ्ते ही देखा, 75.97 प्रिसाइसली। वहां एक अच्छा मौका मिला था, बट अगर अभी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आरबीआई का इंटरवेंशन किस तरह यहाँ से आगे बढ़ता है, हमें वो देखना होगा। और एक मौका अगर नीचे की तरफ मिलता है बिलो 77 76 हाफ के बीच में, तो वहाँ इंपोर्टर्स को मैं एडवाइस करूंगा कि हमें वहां से थोड़ी हेजिंग शुरू करनी होगी। ओवरऑल 78 की तरफ डॉलर रुपये बढ़ सकता है यहाँ से। रेंज बता दीजिए रुपए का डॉलर के मुकाबले, किस तरह का रेंज अगले एक हफ्ते तक देखने को मिल सकता है? सो एक हफ्ते तक 76 70 एक बहुत क्रूशल सपोर्ट बनेगा यहाँ से। और ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 7760 है, जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड ब्रॉड अगर रेंज हम बोले, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं आज पर्टिकुलरली ऑप्शन सेलर्स के, तो 7670 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 7790, ये ब्रॉडर रेंज बनता है। ओके, 76 70 और 77.9, 9 यानी यस। 78 के आसपास तक रुपए जाने की संभावना है। सर आगे लेकिन क्या लग रहा है, ये कमजोरी और गहराने की आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि कमजोरी और भी बढ़ेगी, 78 के ऊपर का विस्तर देखने को मिल सकता है? देखिए, हमें एक दो चीजें बहुत ध्यान रखनी होगी, जैसे कमोडिटी स्केर्सिटी की जो हम बात कर रहे हैं, शायद आगे आपके शो में कमोडिटी पे भी बात होगी। तो ये स्केर्सिटी अगर थोड़ा सस्टेन करता है तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बढ़ाएगा, इंडिया की बात नहीं बट ग्लोबली ही। और अगर ये कमोडिटी प्रेशर बनेगा तो फिर डॉलर स्ट्रेंथनिंग अक्रॉस ग्लोबल करेंसीज, एशियन करेंसीज, इमर्जिंग करेंसीज होगी, तो प्रेशर हो सकता है। बट जैसे कहते हैं कि वॉलेटाइल होगा, दोनों साइड की मूव्स देखने मिलेगी। बट अगर नीचे के लेवल मिलते हैं तो एक ट्रेडर मेंटालिटी के हिसाब से बाय ऑन डिप्स एक ज्यादा अच्छा सजेशन रह रहा है या अच्छा स्ट्रेटजी बन रहा है, रेदर देन एक ट्रेंड के अगेंस्ट जाना। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी स्कैर्सिटी या ऑयल अगर कहीं से, जैसे यूक्रेन और रशिया की जो
सैंक्शन चल रहे हैं, बहुत ही साइलेंटली चल रहा है, बहुत लोग अब पढ़ना छोड़ दिए उसके बारे में, बट एवरी वीक ऑन वीक यूरोपियन रीजन्स सैंक्शंस इम्पोज कर रहे हैं उनपे। तो हमें इन चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए इन द लॉन्गर रन। यानी सेंटीमेंट पूरी तरह से अभी तक सही नहीं है, हालांकि दोनों तरफ के मूव देखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इतनी सारी खबरें हैं, उसका असर दोनों तरफ देखने को मिलेगा। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा अपडेट दिया करेंसी मार्केट को लेकर। चलिए अब नवनीत जी से भी अपडेट ले लेते हैं। नवनीत जी, क्या अगर रुपया अगर ज़्यादा कमज़ोर होता है तो क्या यहाँ पर फायदा होगा गोल्ड को? हालांकि आज के सत्र में तो कमजोरी दिख रही है क्योंकि डॉलर काफी मजबूत है, इंटरनेशनल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या लग रहा है सर आपको, कमोडिटी मार्केट पर क्या असर होगा रुपए की कमजोरी का? वेल विश्वमोहन जी, डॉलर डेफिनेटली स्ट्रांग होता जा रहा है और गोल्ड प्राइसेस में है थोड़ा बहुत नरमी का माहौल छाया हुआ है। तो आपको ये दिखेगा कि कॉमेक्स पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगा और डोमेस्टिक लेवल पे शायद थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस या थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहेगी या मजबूती रहेगी। मेरे हिसाब से कॉमेक्स गोल्ड में अच्छी वीकनेस सेट इन हो गई और यहाँ से भी इंक्रीमेंटल करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, बट उतना मेजर फॉल आपको एमसीएक्स गोल्ड पे नहीं देखने मिलेगा बिकॉज रुपी में जो डेप्रिसिएशन देखने मिल रहा है उसका खासा इम्पैक्ट डॉलर को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से भी हमें लगता है कि रुपी में और डेप्रिसिएशन का बायस पॉसिबल है और करीब 1% से 1.25% का डेप्रिसिएशन आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है, जो कि डोमेस्टिक लेवल्स पे प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। तो ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस ऑन कॉमेक्स एंड आउट परफॉर्मेंस ऑन एमसीएक्स ये सिलसिला रहेगा अगले कुछ दिनों। चलिए गोल्ड सिल्वर की चाल भी देख लेते हैं। हालांकि गोल्ड सिल्वर आज कमजोरी है। एक सवाल है अनिल भाई का, एक लॉट गोल्ड है इनके पास 51,088 पे। भूपेश जी इनको क्या सलाह दे रहे हैं आज? नमस्कार विश्वमान जी। नमस्कार। गोल्ड में मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड का बाजार अभी नेगेटिव ट्रेंड में है और गोल्ड में बिकवाली करके काम करना चाहिए। 51,230 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में गोल्ड के भाव अपने को 50,930 और 50,670 रुपए तक आते हुए दिखते हैं। अगले दर्शक है नरेश कुमार हैं, चांदी इनके पास है 30 किलो 62,820 पे खरीदा हुआ है। हाजिर के कारोबारी लगते हैं 62,820। नवनीत जी क्या करे चांदी में? वेल आज के सेशन में या पिछले 2-3 सेशन में अगर हम देखें तो चांदी में अच्छा खासा दबाव देखने मिला है और अगर हम एक महीने के पर्सपेक्टिव से देखें तो 71,000 वाली चांदी लगभग 61,000 के आसपास आ चुकी है। यहाँ से इंक्रीमेंटल सेलिंग या बहुत ज्यादा सेल ऑफ मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और कहीं ना कहीं निचले लेवल्स पे सपोर्ट लेके बाजार फिर से घूम जाएगा। तो अगर चाहे तो अपनी पोजीशन यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं और नहीं तो अगर वेट करना है तो 60,800 के आसपास मौका मिले तो वहां पर एवरेज किया जाए। ओवरऑल ट्रेंड में फिर से एक पुल बैक आएगा 64,000 से 64,500 तक किस तरह आपको देखने मिल सकता है। नीत जी एक सवाल था इसके साहब का इंदौर से, गोल्ड मिनी में आज क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे गोल्ड मिनी को लेकर इनको? आज के सेशन में मुझे लगता है कि पुल बैक अगर 51,200 51,300 के रेंज में आए तो वापस सेल किया जा सकता है। 51,450 का आप स्टॉप लगाइए एंड 50,600 50,800 के बीच कहीं ना कहीं टारगेट देखने मिलेगा। रुपी में भी अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया तो वो गोल्ड के फॉल को ज्यादा एनहांस करेगा, तो इसलिए अगले 1-2 दिनों में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए रुपी में। चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में आज क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी कॉपर पर क्या सलाह है आपकी? पिछले काफी दिनों से बेस मेटल्स में काफी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है और वही बिकवाली आज भी जारी है। कॉपर का भाव अभी 746 रुपए चल रहा है। आने वाले दिनों में अभी भी कॉपर में मुझे बिकवाली समझ आती है, स्पेशली आज के सेशन में तो बिकवाली जारी रहेगी। नीचे में 743 रुपए से 738 रुपए तक के भाव मुझे समझ आते हैं। ओके ओके बिल्कुल। चलिए अगले दर्शक है लोकेश साहू हैं राजस्थान से। जिंक इनके पास 4 लॉट है 337 रुपए 50 पैसे पे और 2 लॉट कॉपर है 773 रुपए 20 पैसे पर। दोनों लॉन्ग पोजीशन है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे? 337 जिंक और 773 है कॉपर, दोनों लॉन्ग है। वही हम काफी अच्छा दबाव देख रहे हैं और आज के सेशन में करीब 2.5% कॉपर डाउन है और 3% के आसपास जिंक डाउन है। मेरे हिसाब से जिंक में करेक्शन जो है वो और गहरा सकता है और 310 और 308 तक के लेवल भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल एवरेज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पुल बैक आया 317-18 तक तो आपको पोजीशन एग्जिट कर लेना वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगा। साथ ही साथ कॉपर में भी थोड़ा सा नेगेटिव बायस है और आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एमसीएक्स पे और कॉमिक एलएम पे दोनों पे ब्रेक किया है। तो यहाँ पे
₹10 का फॉल कम से कम कॉपर में और आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी यही सलाह रहेगी कि पुल बैक पे एग्जिट कर। ओके ओके, तो ये व्यू है। आप जी जी नवनीत जी, पूरी कीजिए, आपकी बात सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, लाइन में कोई दिक्कत थी, वापस से बोलिए क्या लेवल दे रहे थे कॉपर में? जी, कॉपर में भी जिंक की तरह आज नरमी का माहौल है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल एलएमई पे ब्रीच हुए हैं, जो कि एमसीएक्स पे भी अच्छा दबाव डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से 9200 की एलएमई जो ब्रीच किया है, शायद लाइन में बार बार दिक्कत आ रही है। जी जी नवनीत जी, 9200 के नीचे जो एलएमई ब्रीच हुआ है वो $9050 तक भी जा सकता है, यानी डोमेस्टिक लेवल पे ₹10 की और गिरावट देखने मिल सकती है। तो छोटा मोटा पुल बैक भी आए तो एग्जिट कर लीजिए। आप 735 के आसपास कॉपर को अगले कुछ दिनों में देखेंगे। पे आपको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से। भूपेश जी, इनका सवाल है कि कॉटन केक 28 मई तक कहां तक जा सकता है, क्या सलाह देंगे इनको? जून वायदा के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी, कॉटन केक अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड में है और कॉटन केक नीचे में 2820 रुपए से लेके और ऊपर में 3050-60 रुपए तक समझ आता है 28 मई तक की अगर बात करें तो। ओके, तो ये रेंज इन्होंने आपके लिए बता दिया है। एक सवाल व्हीट पे है कि क्या गेहूं खरीदने का सही समय है? गेहूं आप ट्रैक कर रहे हैं क्या भूपेश जी? जी सर, रहना गेहूं में ट्रैक नहीं करता, लेकिन गेहूं को लेकर अभी तक जो फंडामेंटल जितने भी हैं वो यही है। जो नया अनुमान सरकार की तरफ से आया है वो उत्पादन पिछले साल से कम रह सकता है, एक्सपोर्ट के नंबर काफ़ी मजबूत है, तो संकेत ऐसे मिल रहा है कि गेहूं के दाम डोमेस्टिक मार्केट में भी आगे तेज ही रहेंगे। ऐसी खबरें आ रही, जो फंडामेंटल्स है वो हमने आपको बता दिया। चलिए अब बात कुछ और सवालों की कर लेते हैं। अगला सवाल कॉटन को लेकर है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है अपना, कि कॉटन का रेट आगे क्या रहेगा, क्या ये तेजी जारी रहेगी, इनका सवाल है। भूपेश जी, कॉटन में क्या लग रहा है? जी, जिस प्रकार से हम विदेशी बाजारों को देख रहे हैं उस हिसाब से मुझे कॉटन में अभी भी तेजी समझ आती है। कॉटन का जो भाव एमसीएक्स वायदा में देखें तो 43,500 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में मुझे कॉटन का बाजार 50,000 क्रॉस करते हुए समझ आता है। कॉटन में नीचे में 46,000 का स्टॉप लॉस लगा के कॉटन की पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए और ऊपर में वायदा में 50,000 का इंतजार करना चाहिए। तो कॉटन को लेकर ये व्यू है। चलिए अगले दर्शक हैं ओम प्रकाश हैं भिलाई से। एल्युमिनियम में किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, क्या सलाह देंगे नवनीत जी? एल्युमिनियम किस लेवल पे खरीदना चाहिए, खरीदना चाह रहे हैं एल्युमिनियम, क्या आज की गिरावट में खरीदें इसको? जी, बाकी सारे मेटल्स में जो कमजोरी देखने मिल रही है उसके कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में जो कमजोरी है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और 2750-2700 तक के जो लेवल अगर आपको एलएमई पे देखने मिले या अगर डोमेस्टिक लेवल पे 235 के लेवल देखने मिले तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो मैं यहाँ पर रिस्की निवेशकों को बाय करने की स्ट्रेटेजी दूंगा और 239-242 तक के टारगेट आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉटन की वापस से। हमारे साथ अरुण सेकसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन की तो जबरदस्त रफ्तार है, थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या लग रहा है, क्या 50,000 भी एमसीएक्स कॉटन छू लेगा क्या? नमस्कार जी, देखिए कॉटन का जहाँ तक सवाल है 2 साल से एक कंटिन्यूस रन मिला है कॉटन मार्केट को। सो 2 साल से कंटिन्यूस रन मिला है और अभी जो ये आज का जो भाव हुआ है 48,000 हाई किया, 46,000 से 47,800 47,870 का जो हाई मारा है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जहाँ पे 1 लाख रुपया पर खंडिक का इंक्रीज हो गया है, ये टच कर दिया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल कॉल था और 1 लाख होने के बाद में अभी इसमें ज्यादा गुंजाइश मेरे को ज्यादा दिख नहीं रही है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट की मीटिंग भी है परसों, उन्होंने काफी एक सीरियसली लिया ये मैटर को और इसको इस सब जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है इन वैल्यू चेन में, जैसे आपके स्पिनिंग मिल्स है, पीछे आपके कपड़े वाले हैं, गारमेंट वाले हैं, होम टेक्सटाइल्स, एवरीबॉडी इज ब्लीडिंग वेरी बैडली। तो कुछ ना कुछ इस पे अभी उन्होंने उनका हल निकलेगा, कुछ ना कुछ इन लोग स्टेप्स लेंगे। तो 1 लाख रुपए का जो टच हुआ है वो इट्स अ वेरी एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट था, वो हो गया। अभी इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट मेरे को नहीं लगता है कि इसके ऊपर बाजार जाने की संभावना है। ओके सर, लेकिन अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखे तो वहाँ क्या लग रहा है, क्या वो भाव डोमेस्टिक के हिसाब से ही चल रहा है कि वहाँ पर तेजी कम है? देखिए इंटरनेशनल में लास्ट 3 दिन में, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे और फ्राइडे को 1100 पॉइंट गिरा है बाजार, और आज भी अगर आप देखोगे बाजार के अंदर हो रहे हैं आज भी। हाँ जी, क्या बोले जी? इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में तो भाव कम थे, 2 हफ्ते के निचले स्तर पे दिख रहा है। हाँ, तो लास्ट 2 दिन के अंदर गुरुवार और शुक्रवार को 1100 पॉइंट बाजार गिरे थे, और आज भी मतलब ऊपर जाके 250 पॉइंट ऊपर जाके वापस अभी खाली मुश्किल 75-80 पॉइंट ऊपर है। तो इंटरनेशनल मार्केट का मेरे को ज्यादा तेजी दिख नहीं रही है। कारण क्या है कि ये जो बाजार बढ़ा है, ये जुलाई डिलीवरी का जो फिक्सेशन, कॉल फिक्सेशन का जो मसला था, उसी कारण बढ़ा था। मेरे हिसाब से अभी कॉटन के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के अंदर तेजी होने की संभावना कमती है, क्योंकि आपका देखिए ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, क्रॉप सब जगह अच्छी है, यूएसए के अंदर भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी एक्सपेक्टेशन उतनी है। टेक्सास के अंदर जो मौसम का जो एक फियर है वो तो 2 महीने से चले आ रहा है, तो उसके लिए अभी डिस्काउंटेड हो गया, फैक्टर इन हो गया है, तो कोई और नया कोई ऐसा मसला आया नहीं है जिसके कारण इंटरनेशनल बाजार बढ़ेगा। और इंटरनेशनल बाजार और इंडियन बाजार के अंदर मेरे को लगता है ये 2 महीना 3 महीने में डिस्पैरिटी काफी रहेगी, और इंडियन कॉटन विल बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉटन एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कॉटन। तो देखेंगे आगे जाके क्या होता है, बट आज की तारीख में इंटरनेशनली बाजार बढ़ता है वो मुश्किल लग रहा है। ओके सर, यहाँ डोमेस्टिक सप्लाई की स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की अराइवल्स है? क्या स्टॉक कम है मिलों के पास, या आवक ही, अराइवल ही कम हो रहे हैं? क्या दिक्कत है? देखिए जहाँ तक अराइवल का सवाल है, अभी इस टाइम में कहना इट्स वेरी वेरी नेग्लिजिबल है। मुश्किल से 10-15 हजार गार्ड की अराइवल होगी ऑल इंडिया में, 18-19 हजार गार्ड की होगी, विच इज नेग्लिजिबल। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जहां तक स्टॉक का सवाल है, ये भाव ऐसे चल रहे हैं कि ये भाव के अंदर अगर कोई जिनर लोग या स्टॉकिस्ट लोग माल नहीं बेचेंगे तो कभी बेचेंगे, तो वो भी कहना मुश्किल है। ये भी कहना बराबर नहीं होगा कि भाई लोग पकड़ के बैठे हैं माल, क्योंकि भाव काफी बढ़ गए हैं और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई ज्यादा माल होल्ड कर पाएगा। जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, यस, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये माल मिल नहीं रहा है और मिलों के पास माल ज्यादा है नहीं, क्योंकि आप देखिए जो भी स्टॉक मिलों के पास पड़ी है, 10% मिलों के पास 2 महीने का माल पड़ा है, 2 से 2.5 महीने का माल पड़ा है। बाकी का जो 90% मिल वाले है वो हैंड टू माउथ पे चल रहे हैं। तो इनको तो माल चाहिएगा ना जी। आज अगर मेरे को ₹1,00,000 का भी भाव होगा तो उनको अभी वो 200 कार्ड का बजाय 100 कार्ड कर देंगे, कंजम्पशन कमती कर देंगे, प्रोडक्शन कमती कर देंगे, 2 दिन बंद रखेंगे फैक्ट्री, पर मिल तो चलानी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक फिजिकल प्राइसेस में थोड़ा बाजार में डिमांड अच्छी रहेगी, और हो सकता है फिजिकल कॉटन का दाम थोड़ा ये आज के प्रिवेलिंग प्राइसेस से हो सकता है 3-4 हजार रुपया खंडी का और तेजी एक्सपेक्टेड है। मतलब फिजिकल में थोड़ी तेजी दिख रही है। ओके सर, कॉटन केक को लेकर क्या स्थिति है? कॉटन केक में उस तरह की तेजी आ नहीं रही है तो बाई प्रोडक्ट ही, या खल है तो उस लेवल पे इनके पास सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसकी डिमांड कम है, इसके भाव कम बढ़ गए हैं और गिर भी रहे हैं इवन ऊपरी स्तरों से लगातार। ये देखिए कॉटन केक का सवाल है, ये तो कहना कि अगर कॉटन का दाम बढ़ रहा है घट रहा है क्योंकि गाय ज्यादा खा रही है, पशु ज्यादा खा रहे हैं, कमती खा रहे हैं, वो तो नहीं है, पर ऑल्टरनेटिव्स बहुत हो गए। और अभी इन्होंने सोया ऑयल केक का इंपोर्ट भी अलाउ कर दिया ना जी, कि भी अप टू 30 सितंबर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो उसके कारण मेरे को नहीं लगता है कि कॉटन केक के अंदर कोई ज्यादा तेजी की संभावना आज की तारीख में नहीं दिख रही है। आखिरी सवाल, कॉटन केक का आप रेंज किस तरह का देख रहे हैं? सर कॉटन केक का मैं ज्यादा कह नहीं सकूंगा, बट मेरे को इसमें, मैं जैसे पहले भी कहा था कि भाई कॉटन केक के अंदर मेरे को तेजी नहीं दिख रही, बाजार इस पर प्रेशर बाजार में रहेगा क्योंकि इंपोर्ट भी आ रहा है और इंपोर्ट लोग कर रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे टाइम निकलेगा बाजार, अगर माल पड़ा है तो माल निकाल देना चाहिए, होल्ड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके गर्मी के अंदर भी पशुओं को मतलब जो खपत है वो भी कमती रहती है, और कोई ज्यादा ऐसी कोई विशेष डिमांड फ्रॉम कंपनीज जो पशुओं के लिए खाना बनाती है उसके लिए उसके यहाँ से भी ज्यादा कोई डिमांड दिख नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से प्रेशर में ही रहेगा कॉटन केक पर, दबा भी रह सकता है, और कॉटन में भी यहाँ पे से बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो सकती। हो सकता है कि हाजिर में थोड़े बहुत दाम बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद यहाँ से नहीं लग रही है। शेख सरिया साहब को शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से लौटते हैं दर्शकों की तरफ और
कई सवाल भी इस बीच आ गए हैं। मनीषा जी का सवाल है, पलवल से हैं, कॉपर और एनजी इंट्राडे के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं कि क्या सलाह देंगे भूपेश जी इनको कॉपर और एनजी में? देखिए, कॉपर की अभी हमने बात करी कि कॉपर का चार्ट का स्ट्रक्चर एकदम नेगेटिव है और कॉपर में अभी भी बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। नीचे में 741 से 738 रुपए के भाव आज शाम के सेशन में अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से एनजी की बात करें, सुबह से मार्केट एनजी का ऊपर के भाव में ट्रेड कर रहा था, अभी नीचे ब्रेक डाउन आया है इस बाजार में। 725 रुपए के नीचे जब तक एनजी का मार्केट ट्रेड कर रहा है, नीचे में 625 रुपए के नीचे मार्केट जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। नीचे में 606 और 593 रुपए के भाव हो सकता है शाम के सेशन में देखने को मिले। गोल्ड मिनी का ये स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस जानना चाह रहे हैं आज के लिए, इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे नवनीत जी इनको? क्या रेंज, किस तरह का रेंज आप देख रहे हैं? ऊपर का रेजिस्टेंस भी बता दीजिए और नीचे का सपोर्ट बता दीजिए ताकि इनको ट्रेड करने में आसानी हो। मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस गोल्ड में 51,350 51,400 के आसपास है और नीचे में सपाट 50,750 के आसपास है। ये रेंज में ही कारोबार होता हुआ नजर आएगा आपको आज के सेशन में। गोल्ड के लिए 51,400 से 50,700 के बीच का रेंज है, इस रेंज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। उम्मीद है जीरा मई एंड तक कहां तक चला जा सकता है? भूपेश जी क्या लग रहा है, जीरा मई एंड तक कहां तक जा सकता है भाव? जीरे के बाजार में देखें तो जिस तरीके से अन्य मसालों में एक गिरावट देखने को मिली है, अपने को जीरे में भी वही गिरावट जारी है और उम्मीद है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन और ये गिरावट देखने को मिलेगी। नीचे में भाव 20,700 से 20,600 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में खरीदारी करने के लिए 21,400 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक नई खरीदारी से बचना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं, चेतन है एमपी से, सिल्वर 63,500 रुपए में बाई कर रखा है, क्या टारगेट बनता है जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी क्या टारगेट देख रहे हैं आप? सिल्वर में थोड़ा सा नरमी का माहौल छाया हुआ है और जैसे मैंने बताया कि लास्ट 4 दिनों जो मंदी थोड़ी सी गहरा गई है। आज पॉसिबली एक बार 60,800 के आसपास तक आ सकता है, बट वहां से थोड़ा सा रिवर्सल मुझे दिख रहा है, तो बाय करके चलना चाहिए वो लेवल के आसपास, या एक रेजिस्टेंस बनेगा 62,000 के आसपास। अगर जब तक ये रेंज नहीं ब्रीच होता तब तक सिल्वर में थोड़ा सा एक सीमित दायरों में ही ट्रेडिंग होने की आशंका है। ओके, चलिए अगले दर्शक का मेंथा ऑयल पे सवाल है। मेंथा को लेकर आपका क्या व्यू है भूपेश जी? सर, मेंथा ऑयल का अभी मेरे पास चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए चार्ट का अपडेशन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। इनका सवाल था, रामपुर से मोहम्मद फरहान थे, मेंथा के, हालांकि ये फार्मर है, ये जानना चाहिए। चलिए कल आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए क्रूड की चाल पर नजर डाल लेते हैं। क्रूड में भी अब मुनाफा वसूली दिख रही है। नवनीत जी क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब यहाँ से? नवनीत शायद दिक्कत है कुछ लाइन में। भूपेश जी आप बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए आज? जी, क्रूड में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है दोपहर के बाद। आज दोपहर के बाद क्रूड में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 8302 का भाव अभी चल रहा है क्रूड में। नीचे के 8,165 तक मुझे समझ आता है आज शाम तक हो सकता है बाजार के 8,165 का भाव देखने को मिले। शुक्रिया भूपेश जी आपका और नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।